ठीक है, तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, तो एक रिकैप कर लेते हैं हम क्विकली। जो इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन शेप हुआ, उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितने एक्ट आए ब्रिटिशर्स के दौरान, उसको हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, कंपनी रूल और क्राउन रूल। 1773 में पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। डिसेंट्रलाइजेशन का उन्होंने सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर दिया था। और ये कंपनी रूल तब तक चला जब तक सिपॉय म्यूटिनी हुई थी 1857 में। जब उसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। उसके बाद पूरी की पूरी सत्ता ब्रिटेन के क्राउन के पास चली गई, वहां के मोनार्क के पास चली गई। तो उस फेज को, और हमारी आजादी तक 1947 तक, उस फेज को हम बोलते हैं क्राउन रूल। तो ये एक ब्रॉड डिवीजन है, 1773 टू 1858, देन 1858 टू 1947। जब पहला एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट लेके आई थी 1773 में, तो उससे पहले हमारी जो भौगोलिक, नमस्ते, उससे पहले जो सिचुएशन थी भारत में, उसमें क्या चल रहा था। बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। ये 1760 का मैप है, जब लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करते थे और बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था इस टाइम पे, और इन्होंने बंगाल में कब्जा कर लिया। उस टाइम का बंगाल काफी बड़ा था, उस बंगाल में उड़ीसा का कुछ पार्ट भी आ जाता था और बिहार का कुछ पार्ट भी आ जाता था। और यहाँ पे इस दौरान जो मुगल एम्पायर है वो बहुत वीक हो चुकी थी। हमारे दिल्ली में बादशाह तो थे पर उनके पास कुछ पावर नहीं थी। और ये जो हमारे रीजनल सूबे थे, चाहे अवध हो गया या बंगाल हो गया, इनके जो नवाब थे ये बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था और इन्होंने काफी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। और बैटल ऑफ बक्सर में पूरा ही कंट्रोल इनके पास चला गया था, दीवानी राइट्स। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे थे, मीर जाफर ही था। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर बंगाल के थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स ने साइन की थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके थ्रू उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे बादशाह के थ्रू, जिसमें एक डुअल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, जहां पे रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स तो ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले लिए थे, पर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे नवाब देखते थे। तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। उनका मेन मकसद बस ये था, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन। तो ब्रिटिशर्स ने 1765 और 1805 के बीच में अपनी टेरिटरी बहुत बढ़ा ली थी इंडिया में। ये जो स्लैंटिंग लाइंस हैं ये 1765 की ब्रिटिशर्स की टेरिटरी हैं, और जो डॉट्स हैं वो 1805 के ब्रिटिशर्स की टेरिटरी हैं। तो ये गंगा रीजन तक पहुंच गए थे और सदर्न रीजन भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। पर इस दौरान क्या होने लगा, इन्हें ये दस्तक जो इशू की थी फारूक सियार ने इन्हें 1717 में, उसका ये मिसयूज करने लग गए थे। कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो प्राइवेट ट्रेड भी करने लग गए थे, उस दस्तक की वो मल्टीपल कॉपीज कर लेते थे और अपने आप प्रॉफिट बनाते रहते थे। तो यहाँ पे ना बहुत मिस गवर्नेंस होने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी में। एम्प्लॉइज बहुत रिच हो गए पर कंपनी डूब रही थी, कंपनी बैंकरप्सी की कगार में थी। और ऐसे माहौल में वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास पहुंचे, जब उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तो इस सिचुएशन में फिर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला वो एक्ट लेके आए थे 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हाँ,
अच्छा, ये जो यहाँ पे करप्शन चल रहा था ना, ये प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए थे कंपनी के एम्प्लॉइज, और कंपनी को फायदा इतना नहीं हो रहा था जितना कि एम्प्लॉइज, वो रिच बहुत हो गए थे। जो भी यहाँ से वापस जाता था वो बहुत पैसा लेके वापस जाता था। जो आप एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव का भी दे रहे थे ना, वो बहुत रिच होके गया था यहाँ से। उसके खिलाफ केस वगैरह भी चला था क्या? वहां पे केस चला था ना। तो इस वजह से ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पूरे इंडिया में जो ट्रेड है और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेके आए, जिसमें उन्होंने क्या कहा, हर सूबे का एक गवर्नर होता था उस टाइम पे। बॉम्बे का गवर्नर एक, मद्रास प्रोविंस का गवर्नर एक, बंगाल का गवर्नर एक। तो उन्होंने जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उनको सुपीरियर बना दिया बॉम्बे और मद्रास के ऊपर, और उन्होंने कहा इनका नया डेजिग्नेशन होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और साथ ही इनको 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी, 4 मेंबर्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो इनको एडवाइस करेंगी। तो ये बन गए गवर्नर जनरल इन ऑफ बंगाल इन काउंसिल। और पहले ऐसे हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल काउंसिल का मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स और 4 लोग। हाँ हाँ, along with his council। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी स्टैब्लिश किया। पहले कोर्ट होते थे, प्रोविंशियल कोर्ट होते थे, जो आगे भी चलते रहेंगे, पर एक उन्होंने ओवरऑल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट स्टैब्लिश किया था, जो उन्होंने कैलकाटा में स्टैब्लिश किया, फोर्ट विलियम्स में। और यहाँ का इनका स्ट्रक्चर था एक सीजीआई प्लस 3 अदर जजेस। और पहले ऐसे सीजीआई थे सर एलिजा इम्पे। इसके अलावा इसी एक्ट में इन्होंने बोला जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं करेंगे। अब वो मिसयूज नहीं करेंगे 10 तक इन सबका, और ब्राइब्स नहीं लेंगे लोगों से। जो इंडियन मर्चेंट हैं, लोग हैं, उनसे ब्राइब्स और गिफ्ट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उनके लिए ये बोला कि अब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट दोगे, आप जो काम कर रहे हो अपने रेवेन्यू मैटर्स, सिविल मैटर्स और मिलिट्री मैटर्स की सारी रिपोर्ट हमारे पास पहुंचनी चाहिए। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पर यहाँ पे क्या होने लगा कि यहाँ पे हमने एक पावरफुल बॉडी क्रिएट कर दी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और साथ में हमने यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरी पावरफुल बॉडी क्रिएट कर दी। तो इन दोनों के बीच पावर स्ट्रगल होने लगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लेके आए, हम नहीं, वो लेके आए ब्रिटेन की पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो इन्होंने इन दोनों के बीच का मामला सेटल किया इससे। पर किसके फेवर में सेटल किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के फेवर में। उनको ज्यादा पावरफुल बना दिया, उनको ज्यादा पावर्स दे दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑफिशियल एक्शंस। इसके ऊपर जजमेंट नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट का अगर ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्शन लेते हैं। एंड दी अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स। कल आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, जैसे हाई कोर्ट, अभी क्या होता है, हाई कोर्ट में कोई केस आप हार गए तो आप यू कैन गो टू दी सुप्रीम कोर्ट एंड अपील। पर यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील सुप्रीम कोर्ट में ना जाके, इस एक्ट ने बोला वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाएंगी। और गवर्नर जनरल बंगाल को एक और पावर मिली, दैट he can frame regulations for the provincial courts and councils। आइडियली ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए थी कि प्रोविंशियल कोर्ट्स की एटलीस्ट वो गाइडलाइंस, रेगुलेशंस वो बनाए, काउंसिल, गवर्नर जनरल, बोथ फॉर कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। फिर रेवेन्यू, और इनकी पावर क्या घटाई सुप्रीम कोर्ट की? पहले तो रेवेन्यू मैटर्स इनके जुरिस्डिक्शन से हटा दिए गए, उनके ऊपर इनका जजमेंट हटा दिया गया। और दूसरा, एक चीज ऐड जरूर की गई यहाँ पे, जो कैलकाटा के लोग हैं, जितने वहां के बाशिंदे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा, प्रोविंशियल कोर्ट का ना होके सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। और इस टाइम पे जो लॉ चलते थे वो जो पहले से चले आ रहे हैं वो कोडिफाई कर दिए गए थे। हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से और मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के हिसाब से जज किया जाता है। और ये नीचे बिल्डिंग हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा की है। तो ये था हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये वहां के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे विलियम पिट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उनके नाम पे से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोलते हैं। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने एक नई बॉडी क्रिएट की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने एक और बॉडी क्रिएट कर दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स और कमर्शियल अफेयर्स को सेपरेट कर दिया कंपनी के। उन्होंने कहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब लिमिटेड रहेगी कमर्शियल अफेयर्स तक, और जितने भी पॉलिटिकल मामले हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अधीन था, वहां पे ही बैठता था। तो सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स, ये सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। और दूसरा, इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी इंडिया में है, दैट आर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो एक तरह से उन्होंने अपना बता दिया, जता दिया कि हमारा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, किंग ने जता दिया कि वो हमारी प्रॉपर्टी है। और गवर्नर्स काउंसिल अब हमारी मद्रास और बॉम्बे में भी स्टैब्लिश कर दी गई थी, उनको भी एक काउंसिल दे दी गई थी, जैसे हमने काउंसिल यहाँ पे दी थी ना। पहले तो हमने 1773 के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को काउंसिल दी, फिर हमने पिट्स इंडिया एक्ट में जो हमारे प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे, उनके गवर्नर को भी काउंसिल्स हमने प्रोवाइड करी। तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1786 का जो एक्ट था वो सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और वो काफी सारे रिफॉर्म्स इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आना चाहते थे और उस पर वर्क भी कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे और पावर चाहिए, गिव मी पावर टू ओवरराइड काउंसिल इन स्पेशल केसेस। तो कुछ कुछ केसेस में वो बाउंड नहीं रहेंगे काउंसिल के डिसीजन पे, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, और उन्होंने बोला आई विल बी द कमांडर इन चीफ। तो ये इनका एक्सेप्ट हुआ था इस एक्ट के थ्रू 1786।